हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम MP बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्न बैंक 2022 अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का यहाँ पर उदाहरण 5 सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको उदाहरण 1 से लेकर उदाहरण 4 तक के सभी क्वेश्चन हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में अध्याय 1 का उदाहरण 5 और उदाहरण 6 सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर उदाहरण 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की जो क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम अर्थात वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसको आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो यहाँ पर उदाहरण 5 है कि SCF अर्थात यहाँ पर महत्तम समावर्तक अर्थात SCF 306 और 657 का यहाँ पर कितना दिया गया है, 9 दिया है। और यहाँ पर LCM 306 और 657 यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ पर हमें इन दोनों संख्याओं का हमें LCM ज्ञात करना है और यहाँ पर आपको SCF दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित SCF। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि SCF अर्थात महत्तम समावर्तक 306 और 657 का यहाँ पर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा। इसके बाद यहाँ पर हमें इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। इसके बाद यहाँ पर जो इसको ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित SCF। तो दो संख्याएं आपको यहाँ पर दी गई हैं 306 और 657। तो यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे अर्थात गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 306 और 657। इसके बाद यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। LCM यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो LCM को हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें LCM का मान ज्ञात करना है। इसके बाद गुणा का चिन्ह लगाएंगे। SCF का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का यहाँ पर SCF 9 दिया गया, 306 और 657 का SCF कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LCM का मान तो हमें ज्ञात करना है, तो जो गुणा की संख्या होती है वह बटे में आ जाती है। तो यहाँ पर हम 306 गुणित 657 को हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर हमें LCM का मान ज्ञात करना है तो हम LCM को जहाँ की तहाँ लिखेंगे और जो गुणा की संख्या है वह कहाँ पहुँच जाती है, बटे में आ जाती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर बटे में लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर यदि हम 9 से संख्या 306 को कैंसिल करें, तो यदि आप पे कैंसिल करते अर्थात यहाँ पर इसको काटते नहीं बनती है, तो आप क्या करें, 9 का भाग 306 में करके देख लें। इसको आपको रफ में करना है। तो यहाँ पर चाहे तो आप 9 का भाग 657 में भी कर सकते हैं या फिर आप 9 का भाग 306 में करें। यदि आप इस प्रकार से डायरेक्टली काटते नहीं बनता है तो आप 9 का भाग 306 में करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 9 का भाग 30 में करेंगे। तो यहाँ पर 9 का भाग 30 में 3 बार जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएंगे। यहाँ पर 3 बचेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 6, 9 चौके 36 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भागफल कितना आ जाएगा, 34 होगा। तो 9 एकम 9 और यहाँ पर 9 तिया 27, यहाँ पर बचेंगे 3, हो जाएंगे 36, 9 चौके 36। तो इस प्रकार से यहाँ पर 34 आ जाएगा और यहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा और 657 हो जाएंगे। अब इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे, जितना इनका गुणनफल होगा वही आपका क्या हो जाएगा, LCM होगा। इसके बाद यहाँ पर 34 को हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 657 को लिखेंगे। बराबर में आपको LCM दिया गया है, तो यहाँ पर हम LCM को जहाँ की तहाँ लिखेंगे।
इसके बाद यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और जितना इनका गुणा होगा भाई आपके एलसीएम का आंसर हो जाएगा। तो इसको चाहे तो आप रफ में इस प्रकार से गुणा भी कर सकते हैं, 657 गुणित 34। तो सबसे पहले हम 4 का करेंगे तो यहाँ पर 28 हासिल 2 आ जाएंगी। 4 का गुणा 5 में करेंगे 20 और 2 22 हो जाएंगे, हासिल 2 आ जाएंगी। 4 का गुणा 6 से करेंगे 24 और 2 यहाँ पर 26 हो जाएंगे। इसके बाद हम 3 का करेंगे तो यहाँ पर 21 हासिल 2 आ जाएंगी। 5 15 और 2 17 की 7 आ जाएंगी, हासिल 1 आ जाएगी। और 3 का गुणा यहाँ पर 6 से होगा तो 18 1 हासिल की 19 हो जाएंगी। इसके बाद इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 3 और 6 और 7 13 की 3 आ जाएगी, हासिल 1 आ जाएगी। तो 9 2 11 1 हासिल की 12 की 2 हासिल 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 22,338 यहाँ पर एलसीएम का मान होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22,338 बराबर एलसीएम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि 306 और 657 का यहाँ पर एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो 306 और 657 का एलसीएम होगा 22,338 होगा। तो आता है, आप लास्ट में लिख भी सकते हैं कि आता है यहाँ पर एलसीएम 306 और 657, 306 और 657 का यहाँ पर जो एलसीएम होगा कितना होगा 22,338 होगा। यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपको 2 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर उदाहरण 6 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n की घात अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको बताना है कि आपको एक प्राकृतिक संख्या दी गई है, यहाँ पर n के लिए आपको एक संख्या दी गई है 6 पर n की घात। तो आपको बताना है कि यह अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो यहाँ पर जो इसकी शर्त होती है, जो कंडीशन होती है कि कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 से और 5 से दोनों से यहाँ पर विभाजित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल 2 से विभाजित हो या केवल 5 से हो, दोनों संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, तब वह यहाँ पर 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर में आपको इस प्रकार से लिखना है कि किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए आवश्यक शर्त या आवश्यक है कि वह 2 और 5 से कैसा होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए, अर्थात पूरी बार विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम 6 संख्या को लें, 6 पर n की घात को लें, तो 6 पर n की घात संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 6 पर n की घात को हम इस प्रकार से 2 गुणित 3 के रूप में लिख सकते हैं और n की घात को हम जहाँ की तहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि संख्या यहाँ पर इस प्रकार से जो 6 पर n की घात है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणित 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 2 गुणित 3 है, अर्थात जो 6 पर n की घात संख्या है यह केवल 2 से तो विभाजित होगी, लेकिन यहाँ पर 5 से भाज्य नहीं होगी, अर्थात विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना है कि यहाँ 6 पर n की घात बराबर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2 गुणित 3 पर n की घात। स्पष्ट है कि संख्या जो यहाँ पर 6 पर n की घात है वह 2 से तो भाज्य है परंतु 5 से भाज्य नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है कि आता है ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n, अर्थात n यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसके लिए 6 पर n की घात अंक 0 पर समाप्त हो। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से उदाहरण 5 और उदाहरण 6 को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।